नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृत विद्या एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हास्याकरण क्या होता है। हास्याकरण कहने का मतलब क्या है। इसके पहले मैं वीडियो में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। फिर भी मैं इस वीडियो में, जैसा आपने थंबनेल देखा, मैं इस वीडियो में इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि हास्याकरण क्या होता है। तो हास्यग्रहण कहने का मतलब है दोस्तों, सिंपल भाषा में बताए तो, कि किसी व्यक्ति या समूह का समाज से अलग हो जाना। जब किसी व्यक्ति को हम अलग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हास्यकरण। ठीक है दोस्तों, यानी यह अलगाव तब होता है जब उसकी भाषा, धर्म, रीति रिवाज या गरीबी बाकी लोगों से अलग होती है। तब हम बोलते हैं कि हास्यकरण हो गया है। ऐसे लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं और समाज में उन्हें बराबरी के मौके नहीं मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों उनको लोग क्या कर देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं। तो ये समाज से अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम हास्यकरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, इन सभी 8 प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में दो तीन वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हास्यकरण का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह का समाज से अलग हो जाना। यह अलगाव भाषा, धर्म, रीति रिवाज या गरीबी जैसे वजहों से होता है। ऐसे लोग खुद को कमजोर और बाकी समाज से दूर महसूस करते हैं। उन्हें अक्सर गरीबी का व्यवहार और अच्छे अवसर नहीं मिलते। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया बिल्कुल कि क्या है कि इसमें जो हास्यकरण होता है, इसमें वह व्यक्ति क्या करता है, वो समाज से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं हास्यकरण, है ना। ये भाषा, धर्म, रीति रिवाज या गरीबी की वजहों से ये होता है। तो इसको हम कहते हैं हास्यकरण। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं। क्या प्रश्न है, प्रश्न आपने ध्यान से आप इसको समझिए। क्या बोला है कि आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा कि आदिवासी निम्नलिखित कारणों से हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, जिसमें पहला कारण है दरिद्रता। दरिद्रता यानी जो गरीबी है उसको, यानी आदिवासी जंगलों से जुड़े लोग होते हैं और जो वन उन्मूलन और औद्योगिकीकरण का अर्थ है आदिवासियों के लिए अपनी जमीन खोना, जंगल पर नियंत्रण खोना, है ना। और जिसके कारण उनके भोजन का और जीविका के स्रोत छीन जाते हैं। देखिए, जो ये आदिवासी लोग होते हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, जंगल पर होते हैं। अगर जंगल में ही इनका बसेरा होता है। ठीक है दोस्तों, वन उन्मूलन कहने का मतलब जंगल कटना, जंगल काटना, ये सब होता है। तो वहां पे क्या है कि आजकल बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, सड़कें बन रही है ना। तो इस कारण से वो क्या है कि वहां पे उनका नियंत्रण खो गया है। अब उनके पास कोई नियंत्रण नहीं है जंगलों में। इस प्रकार से वो क्या कहें, जो आदिवासी लोग हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। कई आदिवासी व्यवसाय की तलाश में शहरों में जाते हैं और वहां के स्थानीय उद्योगों से कम वेतन पर कार्य करते हैं और यहाँ निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने लगते हैं, है ना। इस प्रकार वह गरीबी और अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 45% तथा शहरों में 35% आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे हैं। औद्योगिकीकरण तथा वनोन्मूलन के बढ़ते रहने से गरीबी भी बढ़ रही है तथा इस गरीबी के कारण हास्यकरण में भी वृद्धि हो रही है। दोस्तों, समझ में आ गई। तो पहला है ये। दूसरा है अभावग्रस्त, यानी गरीबी के कारण आदिवासी समूह अभावग्रस्त के शिकार हो जाते हैं और उसके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता की बहुत कमी है, यानी वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इसलिए इसका कारण भी है कि वो पीछे रह जाते हैं जीवन में। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, है ना, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा कारण है भाषा, रीति रिवाज,
है ना, कि वो जो आज मॉडर्न जमाना है उस हिसाब से इसके बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो घुल मिल नहीं पाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। चौथा है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्या यानी जिन शहरों या क्षेत्रों में जहां आदिवासी प्रवासी बनकर रह रहे हैं वहां यह जनसंख्या जो है अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम है इनकी संख्या, है ना। तो ये अल्पसंख्या है, तो इसकी वजह से भी क्या है कि ये हाशिए पर चलते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है। अब हम तीसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि इसका मतलब है इस संविधान द्वारा परिभाषित समानता के अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार क्या होता है, यानी जहां पे समान सभी को अवसर दिया जाता है उसको हम समानता का अधिकार कहते हैं, सभी को समान माना जाता है, किसी को बड़ा छोटा नहीं। तो कह रहा है कि संविधान द्वारा परिभाषित समानता का अधिकारों को सभी को उपलब्ध करवाना, सभी अधिकारों, है ना, कानूनों और नीतियों अवसरों की सभी के लिए बिना भेदभाव सभी के लिए उपलब्ध कराना, है ना। इसका सुरक्षा के बिना तो न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की अनूठी और छटा देती है ना, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। कह रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यकों के समुदाय के सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, तो महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि संविधान द्वारा परिभाषित समानता के अधिकारों को सभी को लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसा किसी के लिए नहीं है कि सिर्फ बड़ों के लिए है और छोटों के लिए नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, है ना। तो ये समानता का अधिकार सभी के लिए है, सभी अधिकारों, कानूनों और नीतियों, अवसरों सभी के लिए बिना भेदभाव सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए क्या है कि ये संवैधानिक सुरक्षाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले में बहुत कम होते हैं दोस्तों, उसी को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, तो उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। कह रहे कि लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या तक सीमित नहीं है, इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए होते हैं, है ना। इनके पास कोई सत्ता संसाधन नहीं होता उतना, है ना, इसलिए ये अल्पसंख्यक रह जाते हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा। कह कि आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है, और इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर दो तर्क पेश कीजिए, है ना, दो तर्क पेश करना है। तो कह रहा है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि इस दूसरे समुदाय की अपेक्षा उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ कम मिले हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मुसलमानों की संख्या 13.4% है, और विभिन्न स्रोतों से ली गई सारणियों से मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के लिए किताब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति का पता चलता है दोस्तों। तीसरा है मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं 1994 की सारणी के अनुसार 63.6% मुसलमान, 55.2% हिंदुओं की अपेक्षा कच्चे घरों में रहते हैं। तो ये सब कारण है दोस्तों, है ना। 30% मुसलमानों के घर में, 43.2% हिंदुओं के घरों की अपेक्षा बिजली है। तो ये सब मुख्य कारण है दोस्तों कि ये जो प्रश्न कह रहा है कि दो तर्क दीजिए कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है ना। मुसलमान क्या है, एक तो हाशियाई समूह है। तो इसका दो कारण यही है, पहला मूल सुविधाएं और दूसरा है साक्षरता, है ना, तीसरा भी है सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिशत, है ना। तो ये सब कारण है जो मुसलमानों को हाशियाई कहने का तात्पर्य देता है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट ने ये भी एक बताया था, सरकार ने 2005 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों का अध्ययन किया था दोस्तों। तो ये सब कारण है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय से आते हैं दोस्तों।
अब छठा प्रश्न कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है और वहां अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उनकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे, उसमें से 3 बातें लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आदिवासियों के जीवन से संबंधित 3 बातें जो हैं, इसमें पहला है, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। ठीक है, और दूसरा है कि पहले आदिवासी का जीवन संपन्न था, उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुओं धरती तथा जंगलों में प्राप्त होती थी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था और इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास गहरा ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कारण हैं, है ना। सातवां है कि चित्रकला पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमने कहानी अच्छा से बनाया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। रंगा की जिंदगी नाम हमने रखा है, रंगा की जिंदगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए धीरे धीरे करके, और पूरा पढ़ के हमें बताइए कि आपको एक कैसा कहानी लगा और कैसा लगा, इससे आपको क्या सीख मिली। ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा लंबा बनाया है कहानी जैसा, इसलिए आप इसको पढ़ करके हमको कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपको उत्तर कैसा लगा। और ये आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट में लिखिए, है ना। पीडीएफ नोट्स मैं आपको जरूर भेज दूंगा दोस्तों। जिसको भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाईकरण और सामाजिक हाशियाईकरण आपस में जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए हैं तो क्यों? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है कि हाँ, जी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक हाशियाई और सामाजिक हाशियाईकरण आपस में जुड़े हुए हैं। कारण है पहला, इसमें पहला है कि समाज तथा उसका विकास अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण एक है। और दूसरा कारण है कि सामाजिक तथा आर्थिक हाशियाईकरण का एक व्यक्ति या समूहों को आर्थिक रूप से असमर्थ हो और वह अच्छे कपड़े खरीद सकता है, न स्वास्थ्य, चिकित्सा, भोजन, घर, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं पर खर्च कर सकता है, जो हमारे दैनिक जीवन का भाग बन चुकी है। इस प्रकार के व्यक्ति या समुदाय को समाज में समानता प्राप्त नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका 8वां प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, मुझे कमेंट नहीं आता, मुझे हमारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं दोस्तों। मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज प्लीज एक आप लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।